जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। लाउड इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मौजू है SIR। तो हमारे साथ जो आदिल साहब मौजूद हैं, इसमें इन्होंने काफ़ी काम किया है और बारीकी से वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले आपका न्यूज़ इंडिया 9 में बहुत बहुत स्वागत है। आदिल भाई, सबसे पहले SIR पर सीधा मुद्दे पर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, ये बहुत अहम मौजू था और इस पे ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग गुमराह हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और मैं अपनी बात इस बात से शुरू करूँगा कि ये SIR जो है इतना बड़ा हवा नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। ये हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद तकरीबन 6 बार हो चुका है। ये है कि इस बार ज्यादा देर हो गई है, लगभग 20-25 साल के बाद हो रहा है। लोगों को यह लग रहा है कि जिंदगी में इस देश में पहली बार SIR हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, लेकिन लिहाजा 25 साल और अब में भारत में फर्क है। 25 साल पहले का भारत और अब में जमीन और आसमान का फर्क है। डिजिटल फर्क हो गया है, पहले कागजी होता था, अब सब डिजिटल हो रहा है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। खैर, मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि लोग गुमराह ना हो, आसानी से हो जाएगा ये सब, और परेशान ना हो, रिलैक्स रहें। और भारत के 12 राज्यों में हुआ है, बिहार में हुआ है, 13 राज्यों में अब तक हो चुका है। कहीं ऐसा कोई गैर वो नहीं हुआ है मामला कि बहुत मुश्किल हुई हो। और आप लोग अपने कागजात तैयार रखिए। कागजात में आप ये तैयार रखिए कि आपका वोटर आईडी कहाँ का है। अगर आपका वोटर आईडी बांद्रा का है तो फिर आप मीरौर में इंतजार करेंगे कि BLO मेरे पास आएगा, नहीं आएगा, वो बांद्रा ही जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपका वोटर आईडी कहाँ का है। फिल वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपना वोटर आईडी अपने पास निकाल कर रखना है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो ऑनलाइन आप उसका PDF निकाल सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी एक बात ये पूछनी थी कि अगर हम कोई बंदा पहले सेंटर हाउस में रहता था या बॉम्बे में रहता था, उसके बाद वो यहाँ शिफ्ट हुआ है और पुराना जो डॉक्यूमेंट 2002 का वो वोटर आईडी वगैरह वो सब टाउन की है, बॉम्बे की है, तो क्या उसे वहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल, फॉर्म वहीं से उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने वहां का वोटर आईडी अगर यहाँ ट्रांसफर कराया होता तो होता। और जिन लोगों ने करवा लिया है और आज उनका वोटिंग यहाँ के उसमें आ रहा है, मीरा रोड में आ रहा है, तब क्या करेंगे? अगर उन्होंने ट्रांसफर, मिसाल के तौर पे आप बांद्रा में, आपकी मिसाल ले लें, आप बांद्रा में रहते थे जी, आप 10 साल पहले मीरा रोड आ गए, आपने मीरा रोड में अपना वोटर आईडी ट्रांसफर करवाया है। अच्छा, अगर आपने ट्रांसफर करवाया है तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म BLO के द्वारा दिया जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक होता है ट्रांसफर करवाना और एक होता है यहाँ पर नाम चढ़वाना। गवर्नमेंट में ऐसा कोई टर्म्स नहीं है नाम चढ़वाना, उसी से कनेक्टेड होती चीजें। जो पुराना वोटर होता है वो अपना नाम लीगली ट्रांसफर करवाता है। अगर किसी ने यहाँ पे नाम चढ़वा लिया, वहाँ नहीं कटवाया या वहाँ से वो तो ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से कनेक्टेड है, अगर तो ऑटोमेटिकली वहां से कनेक्ट हो। कटता नहीं है आपको, अगर आप ट्रांसफर कराएंगे तभी कटता है। अगर आपने यहाँ नया चढ़ा लिया तो अगर हमने सेम आधार कार्ड मेंशन किया है, नहीं, आधार कार्ड से अभी पूरा सिस्टम लिंक नहीं है, तो इसलिए 2 जगह होना पॉसिबल है। बहरहाल आपको एनुमरेशन फॉर्म BLO के द्वारा दिया जाएगा। स्क्रीन पे आपको एनुमरेशन फॉर्म दिखेगा। अच्छा, इस पर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि इस फॉर्म को भी मतलब अमाउंट लिया जा रहा है और उसमें बड़ी लोग डाउनलोड करके इस फॉर्म को बेच रहे हैं, जबकि ये डाउनलोडेड कॉपी आपके किसी काम नहीं आएगी। BLO के द्वारा ही आपको ये फॉर्म मिलेगा। वो तब मिलेगा जब महाराष्ट्र की सरकार और इलेक्शन कमीशन SIR की डेट अनाउंस करेगी। अभी तक महाराष्ट्र में कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। लोग कयास लगा रहे हैं कि 1 अप्रैल से होगी। सरकार ने कहा है कि अप्रैल से शुरू हो सकती है, होगी नहीं। तो उम्मीद है कि ये 15-16 अप्रैल के बाद ही शुरू होगी, जब नोटिफिकेशन बहुत मुमकिन है कि जिस तरह से इस वक्त देश में संकट आया हुआ है ईरान के वॉर से, तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि टल जाए। ये अभी कंफर्म नहीं है कि टल जाएगा, लेकिन एक कयास आ रही लगाए जा सकते हैं कि मुमकिन है कि ये उस संकट को देखते हुए इस संकट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, बट अभी तक ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं मिली। हमें तैयार रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर अप्रैल से भी होता है तो आपको एनुमरेशन फॉर्म कहीं से नहीं मिलेगा। आपको एनुमरेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपका BLO ला कर देगा, जो आपका बूथ लेवल ऑफिसर होगा। कहीं से डाउनलोडेड कॉपी, कहीं से खरीदी हुई कॉपी वैलिड नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे प्रॉपर? फिलहाल एनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। एनुमरेशन फॉर्म भरना एक अलग चीज है, डॉक्यूमेंट्स देना एक दूसरे पहलू है। हम पहले पहलू पे बात करेंगे प्लीज। जब आपको BLO एनुमरेशन फॉर्म देगा तो आपको ये देखना है कि एनुमरेशन फॉर्म कैसा है और आपको उसको कैसे फिल करना है। असल मुद्दा ये है, यहाँ लोग गुमराह कर रहे हैं और लोग गुमराह हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। घबराना नहीं, बहुत ही निहायत सिंपल फॉर्म है।
एक 5वीं क्लास का आदमी भी उस फॉर्म को फिल कर सकता है। फॉर्म आपको मिलेगा, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसमें इलेक्टर्स का नाम, आपका एपिक नंबर, आपका एड्रेस पहले से लिखा रहेगा, आपको नहीं लिखना है। आप किस असेंबली में हैं, वहां का पार्ट नंबर क्या है, बूथ नंबर क्या है, वो लिखा रहेगा। उसके बाजू में QR कोड रहेगा, उसके बगल में आपका पुराना फोटो रहेगा, उसके बगल में आपको अपना नया फोटो पेस्ट करना है। वहां लिखा हुआ है पेस्ट करंट फोटो, वहां आपको अपना फोटो पेस्ट करना है, करंट फोटो। उसके नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके नीचे आधार कार्ड नंबर डालना है, जो ऑप्शनल है, लेकिन मेरी सलाह है आपसे कि आप आधार नंबर जरूर डालें, ताकि फ्यूचर में वो लिंक हो सके और एक आदमी का वोट एक ही जगह रहे। ये मुल्क के लिए भी अच्छा है। उसके नीचे आपके फादर का नाम पूछा जा रहा है, आप अपने फादर का नाम लिखिए। उसके नीचे अगर फादर का एपिक नंबर आपके पास मौजूद है तो लिखिए, नहीं मौजूद है आप स्किप कर दीजिए। मदर का नाम लिखिए, मदर का एपिक आईडी है तो एपिक आईडी लिखिए, नहीं है स्किप कर दीजिए। उसके नीचे वाइफ का पूछा गया है, वाइफ है तो वाइफ का नाम लिखिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अगर वाइफ है, उनका एपिक नंबर भी है तो नीचे लिख सकते हैं, नहीं है आप स्किप कर दीजिए। ये हो गया आपकी डिटेल्स। उसके बाद सबसे अहम मौजू है फॉर्म का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 2 कॉलम है, एक लेफ्ट वाला कॉलम है उसको हम कॉलम ए बोलते हैं, और एक राइट वाला कॉलम है उसको हम कॉलम बी बोलते हैं। जो कॉलम ए है वो उन लोगों को फिल करना है जिनका नाम 2002 की लिस्ट में था। मिसाल के तौर पे आसिफ भाई 2002 में भी वोटर थे, तो ये अगर इनके पास 2002 की वोटर लिस्ट में इनका नाम मौजूद है और सांताक्रूज में मौजूद है, कहीं भी हो, हाँ, कोई इशू नहीं, वो आपको नीचे उसकी डिटेल आपको कॉलम ए में भरनी। आपका नाम, आपका एपिक नंबर, आपके अब्बा का नाम, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट अगर आपका थाना में है तो थाना लिखना है, बॉम्बे में है तो बॉम्बे लिखना है, स्टेट महाराष्ट्र रहेगा। अब ये जो अकाउंट नेम है ये आपके असेंबली का नाम होता है। अगर आपका सांताक्रूज में है तो वो सांताक्रूज ईस्ट की असेंबली लगेगी। अगर आपका मीरा रोड में था, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2002-2003 में यहाँ वोट किए हैं, तो उनको बेलापुर सेलेक्ट करना है। उस टाइम पे मीरा भाईंदर असेंबली नहीं थी, बेलापुर थी, आपको बेलापुर सेलेक्ट करना है। बेलापुर का नंबर है 54। तो ये अहम बात है, बेलापुर का नंबर है 54। तो आपको उस वक्त के 2002 की अगर लिस्ट पे जाओगे तो आपको बेलापुर 54 नंबर की लिस्ट पे अपना नाम तलाश करना है। अगर आप मीरा भाईंदर वहां ढूंढेंगे तो 2002 में आपको मीरा भाईंदर नहीं मिलेगा, मीरा भाईंदर 2009 में बना है। उसके नीचे 3 कॉलम है, उसमें अकाउंट नंबर में अगर बेलापुर में आपका आया है तो 54 लिखना है, अगर मुंबई में तो वहां का नंबर बदल जाएगा। उसके बाद असेंबली के किस पार्ट में आपका नाम है वो पार्ट का नंबर लिखना है। उसके बाद सीरियल नंबर, आपका नाम किस सीरियल वाइज पे, किस नंबर पे, 200 पे, 250 पे, 150 पे, वो नंबर लिखना है। ये कॉलम ए में आपकी डिटेल लिखनी है। अगर ऐसा कोई शख्स है जिसका वोटर लिस्ट में 2002 में नाम नहीं था, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम 2002 में नहीं था, मैं तब 8 साल का था, तो मुझे कॉलम ए को खाली रखना है, मुझे कॉलम ए को एम्प्टी रखना है, ब्लैंक रखना है एकदम। मुझे कॉलम बी भरना है। कॉलम बी उन लोगों को भरना है जिनका नाम अभी तो है लिस्ट में मगर 2002 में नहीं था। तो यहाँ पे आपको फादर, मदर, दादा, दादी, नाना, नानी, सिर्फ ये 6 रिलेशन ऐसे हैं जो काबिले कबूल हैं गवर्नमेंट की नजर में। फादर, मदर, दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके वालिद का नाम, आपके अब्बा का नाम, आपके फादर का नाम 2002, देखिए चारों कंपलसरी के, चारों में से 2 भी चलें, कोई एक। हाँ, ये भी देखो जरूरी बात थी कि 4 जो 4 नाम जो अहम जोड़े गए हैं, इनमें से चारों में से किसी एक का भी होगा फादर का तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। बिल्कुल, फादर का हो, मदर का हो, दादा का हो, दादी का हो, नाना का हो, नानी हो, किसी एक का। अब मिसाल के तौर पे आपने अपने फादर का लिया तो फादर का नाम लिखना है, फादर का एपिक नंबर लिखना है, फादर के रिलेटिव का नाम, मतलब आपके दादा का नाम यहाँ लिखना है। यस। रिलेशनशिप में आपको फादर लिखना है, डिस्ट्रिक्ट वही थाने, महाराष्ट्र, अकाउंट नेम अगर आपका अब्बा का नाम मीरा रोड में था तो बेलापुर, अगर बॉम्बे में या कहीं और लातूर, नासिक, पूना, तो वहां का आपको डिटेल नीचे पूरा भरना है, अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। ये प्रोसीजर था ईएफ फॉर्म भरने का। उसके नीचे साइन करना है, अगर आप अपना फॉर्म खुद भर रहे हैं तो आपको साइन करनी है, अगर आपके माता पिता या कोई रिलेटिव आपका फॉर्म भर रहे हैं तो वो साइन करके नीचे लिखेंगे कि मैं इनका ये हूँ, रिलेशन मेंशन करना जरूरी है। उसके नीचे बीएलओ साइन करेगा और साइन करने के बाद बीएलओ से एक रिसीविंग ले ले कि हमने आपको फॉर्म, ये जरूरी है कि आपको रिसीविंग लेना है। तो ये हुआ एनुमरेशन फॉर्म भरने का तरीका।
लोग ये बात पे गुमराह हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या देना है। एनुमरेशन फॉर्म के साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, यहाँ तक कि आपको 2002-2003 की लिस्ट भी नहीं देनी है। आपको वो लिस्ट ए या बी कॉलम में मेंशन करना है। उस कॉलम से आपका बीएलओ आपकी मैपिंग करेगा, वो चेक करेगा कि आपने सही डिटेल भरी है या नहीं। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा, सिंगल वर्ड का भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो मैपिंग नहीं होगी, क्योंकि मैपिंग मैनुअली नहीं हो रही है, कंप्यूटराइज हो रही है। जो हमने कहा ना कि पहले भी एसआईआर हुआ है, पहले एसआईआर मैनुअली होता था, एमओ लिखा है, एमओएचडी लिखा है, एमडी लिखा है, मान लेते थे कि मोहम्मद है। लेकिन अगर किसी के नाम में मोहम्मद लिखा है और डॉक्यूमेंट पे एमओएचडी लिखा है तो वो मुकम्मल लिखा जाएगा, मुकम्मल पाएगा। तो ज्यादातर लोगों का ये चांसेज है कि मैप ना हो पाए नाम की स्पेलिंग की वजह से। नाम तो आपका मौजूद था, डैडी का मौजूद था, लेकिन मैपिंग नहीं हो पा रही क्योंकि आपके आधार कार्ड पे आपके अब्बा का नाम स्पेलिंग मिस्टेक है या शॉर्ट में लिखा गया है। ऐसे लोगों को जब एनुमरेशन फॉर्म आप जमा कर देंगे तो पहले आएगी ड्राफ्ट लिस्ट। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद में सरकार आपको जारी करेगी, इलेक्शन कमीशन आपको, माफी सरकार नहीं, इलेक्शन कमीशन आपको जारी करेगा नोटिस। नोटिस 3 तरह के लोगों को आएगा। पहले वो लोग होंगे जिन्होंने ए फॉर्म भरा है मगर मैपिंग नहीं हो पा रही नाम गलत होने की वजह से। दूसरे वो लोग होंगे जिन्होंने बी फॉर्म भरा है, फादर का मदर का भरा है, लेकिन मैपिंग नहीं हो पा रही नाम गलत होने की वजह से। तीसरे वो लोग जिन्होंने दोनों नहीं भरे हैं। बाज लोग ऐसे भी होंगे जिनका भी नाम नहीं होगा और उनके माता पिता भी यानी यूपी के होंगे या बिहार के होंगे, बंगाल के होंगे, जहां की उनका जो। तो ऐसे भी लोग, इन 3 लोगों को इलेक्शन कमीशन नोटिस इशू करेगा। उस नोटिस के जवाब में आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ करने हैं। अगर आपका ए और बी वाला मैटर है कि नाम की स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो ऐसे हालात में आप एक लेटर लिख कर देंगे और वोटर लिस्ट या कोई भी एक आईडी प्रूफ आपका देंगे, वो मैपिंग हो जाएगी, कोई ज्यादा मसला नहीं है। ऐसे लोग जिनका मैपिंग ना उनका हो पाएगा ना उनके माँ बाप का, उन लोगों को 12 प्रूफ में से एक प्रूफ देना होगा। अहम चीजें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पासपोर्ट, ये 4 अहम है। 2002 में अगर नाम नहीं है, हाँ, और 95 और बिफोर दैट तो उसके पहले का पासपोर्ट अगर अवेलेबल है, हाँ, तो वो वैलिड है। हाँ, उसमें भी 3 कैटेगरी है। अगर आपका बर्थ 1987 से पहले हुआ है जी, और आपका नाम किसी लिस्ट में नहीं है जी, तो आप कोई एक प्रूफ, उन 12 में से कोई एक प्रूफ, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है काफी है, आपके मार्कशीट है काफी है, आपके पास लिविंग है काफी है, आपके पास पासपोर्ट है, डोमिसाइल है, कोई एक प्रूफ काफी है, ठीक है। अगर आपका बर्थ 87 के बाद हुआ है और 2004 से पहले हुआ है, यानी 87 से 2004 के बीच में, हाँ, तो आपको अपना प्रूफ और अपने माता पिता में से किसी एक का प्रूफ, यानी आपका भी डोमिसाइल, माता पिता का में से किसी एक का डोमिसाइल, आपका पासपोर्ट, माता पिता में से किसी, मतलब किसी एक का आपको डॉक्यूमेंट देना है। अगर आपका बर्थ 2004 के बाद हुआ है तो आपको अपना प्रूफ और माता पिता में से दोनों का प्रूफ आपको देना होगा। ये प्रोसीजर है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नोटिस के जवाब में देने हैं, ना कि ये फॉर्म के साथ अटैच करने। अगर आप ये फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो उसका मिसयूज भी हो सकता है और वो अलाउड नहीं है। ये फॉर्म के पीछे लिखा हुआ है साफ साफ कि जब नोटिस इशू किया जाए तब आप डॉक्यूमेंट दीजिए। देखिए, बहुत बारीकी बातें आपको आदित्य साहब ने बताई और आपको भी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स यूं ही हवा में जाया ना करें। प्रोसीजर से जैसा स्टेप बाय स्टेप है उसी के अनुसार चलें। आपकी भी सेफ्टी है, आपके डॉक्यूमेंट्स की भी सेफ्टी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य साहब, आपने चैनल में समय दिया। और आप, मेरी हमारी ऑडियंस से गुजारिश है कि बहुत रिलैक्स रहें, सही लोगों से जानकारी लें। अव्वल तो हमने आपको सारी चीजें बता दी, और अगर किसी को किसी भी चीजों की, कोई भी बातों की जानकारी करनी है, कोई मालूमात लेनी है, तो हमारी तरफ से आपको पूरा ताउन, पूरा साथ मिलेगा। हम अपने प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।